चलिए आज एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। पहले 7.11 करते हैं। 7.11 एक्सरसाइज का पेज 179। पेज 179 क्वेश्चन क्या कह रहा है? टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू अ हॉलो सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, और एक सॉलिड स्फीयर है, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर हो गया। आगे क्या कह रहे हैं वो? दोनों पर एक जैसा टॉर्क लगाया है, मतलब जो टॉर्क इस पे लगाया है वही टॉर्क इस पे लगाया है। हैविंग सेम मास एंड सेम रेडियस, दोनों का मास भी सेम है, रेडियस भी सेम है। मतलब ऐसा नहीं कि मास और रेडियस अलग अलग हो, मास सेम, रेडियस सेम। द सिलेंडर इज फ्री टू रोटेट अबाउट इट्स स्टैंडर्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी इसको ऐसे घुमाएंगे। इसलिए ये भी बता दिया कि इसको कैसे घुमाएंगे। इसको ऐसे घुमाना है और इस पे जो टॉर्क लगाया है वो ऐसे घुमाया है। यानी जब हम इस सिलेंडर पे टॉर्क लगाएंगे तो ये घूमने लगेगा और इस पे लगाएंगे तो ये घूमने लगेगा, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि विच ऑफ द टू विल एक्वायर अ ग्रेटर एंगुलर स्पीड आफ्टर अ गिवन टाइम। एक जैसा टॉर्क यदि हम सिलेंडर पे लगाएं, एक जैसा टॉर्क यदि हम स्फीयर पे लगाएं तो कौन ज़्यादा एंगुलर स्पीड अचीव करेगा। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। यदि हम लीनियर मोशन में, मैं आपको एक सवाल देता कि एक ये रहा पत्थर और एक ये रहा पत्थर, ये दो पत्थर हैं, एक हल्का एक भारी, दोनों पर एक जैसी ताकत लगाऊं, फोर्स लगाऊं, एक जैसा फोर्स, दोनों को एक जैसा फोर्स लगाऊं, तो किसको हम ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते हैं या किसको ज़्यादा वेलोसिटी अचीव करा सकते हैं। यदि ये दो पत्थर है, एक हल्का है और एक भारी है, हल्का भारी, और एक जैसी फोर्स लगाए तो आप किसको अच्छे से एक्सेलरेट करा लोगे? ऑब्वियसली ये अच्छे से एक्सेलरेट हो पाएगा। हमारे पास ऐसा नहीं केवल एहसास से बोल रहे हो, हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स और लॉजिक है। क्योंकि देखो जब हम किसी पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स कहता है मेरे पास माँ है, फोर्स इक्वल टू एम ए, तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा एफ अपॉन एम। इस सवाल में फोर्स एक जैसी है, इस सवाल में फोर्स एक जैसी है, तो फोर्स को आप ऐसा कॉन्स्टेंट ट्रीट कर सकते हो। तो इसका मतलब ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम हो गया। ध्यान रखना, फोर्स को इसलिए मैं कांस्टेंट में ले गया क्योंकि इस सवाल में वो एक जैसी है, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग नहीं है, एक जैसी, इसलिए मैं उसको प्रोपोर्शनलिटी में ले गया। तो बताइए यहां से भी क्या फील आ रहा है? जिसका मास कम होगा वो अच्छे से एक्सेलरेट होगा, ज्यादा एक्सेलरेट होगा, और जिसका एक्सेलरेशन अच्छा होगा उसको वेलोसिटी भी अच्छी दिला पाओगे। होप एक बार फिर धीमे धीमे बोलता हूँ। एफ बराबर एम ए बराबर एफ अपॉन एम। एफ क्योंकि एक जैसा था तो कांस्टेंट में ले गया मैं, तो आप केवल एम पे डिसाइड करिए। जिसका मास कम होगा उसको आप अच्छे से एक्सेलरेट करा सकते हो। तो मास तो इसका कम है ना, तो ये अच्छे से एक्सेलरेट होगा, अच्छी वेलोसिटी मिलेगी। सेम यहाँ पर क्योंकि ये रोटेशन मोशन है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब हालात बदल रहे हैं, जज्बात बदल रहे हैं, लीनियर मोशन या रोटेशन मोशन। टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो यहाँ से अल्फा माने एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क अपॉन आई। इस सवाल में टॉर्क एक जैसा है, सवाल बोल रहा है कि हम दोनों पर एक जैसा टॉर्क लगाएंगे, तो फिर अल्फा किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई हो गया। सेम फिजिक्स चल रही है ना, ऑलमोस्ट सेम सिमेट्रिकल। तो यहाँ टॉर्क कहाँ गया? क्योंकि एक जैसा था तो कांस्टेंट में ले गया। तो जिसका आई कम होगा उसको आप अच्छे से एंगुलर एक्सेलरेट करा पाओगे, और जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन अच्छा होगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखो यदि अल्फा अच्छा होगा तो ओमेगा भी अच्छा होगा। तो इन शॉर्ट आपको डिसीजन अल्फा पर लेना है, और अल्फा उसका अच्छा होगा जिसका आई कम होगा। अब आई किसका कम है? मास तो एक जैसा है, पर मास एक जैसा होना आई एक जैसे होने की गारंटी नहीं होता। अब आपको याद होना चाहिए कि ये हॉलो सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, ये बोला है उसने कि हॉलो सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, और ये सॉलिड स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है। अब हॉलो सिलेंडर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो सिलेंडर जब इस एक्सिस के अबाउट घूमता है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मान लो मैंने I1 लिख दिया, एम आर स्क्वायर अपॉन, नहीं एम आर स्क्वायर ही होता है, सॉरी एम आर स्क्वायर, हॉलो सिलेंडर का एम आर स्क्वायर, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग 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 का, तो एक हॉलो सिलेंडर बन जाता है एक्चुअली। रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, एक हॉलो सिलेंडर बन जाता है, और जो रिंग का होता है वही हॉलो सिलेंडर का होता है। और ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 लिख देता हूँ, 2/5 एम आर स्क्वायर होगा सॉलिड स्फीयर का। साफ दिख रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, नहीं दिख रहा साफ? नहीं दिख रहा साफ, धुंधला दिख रहा है। साफ दिखाता हूँ, यदि जो स्मार्ट है उन्हें तो साफ दिख गया कि ये ज़्यादा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये कम है।
और जिनको नहीं दिखा तो एक काम करो, इसमें ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क तो पड़ा नहीं ना, 5 से 5 कट गया। लेकिन अब देखो m m r स्क्वायर 5 5, इतना हिस्सा तो दोनों में एक जैसा है ना, उसमें वहाँ 2 आ रहा है या 5 आ रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ ना, कम हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और यहाँ क्या फिजिक्स थी, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा उसका अल्फा ज़्यादा होगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ निपटाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 7.12 लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब 7.12 लेते हैं, तो आंसर क्या है इसका, सॉलिड स्फीयर ज़्यादा घूमेगा उसके हॉलो सिलेंडर के कंपैरिजन में। अब एक्सरसाइज का 7.12 लेते हैं। 7.12 भी बड़ा आसान सवाल है, फार्मूला बेस्ड है, बस मोमेंटम बता देता हूँ। एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास, ये रहा सॉलिड सिलेंडर, अब की बार ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, ठीक है, इसका मास दे रखा है और ये भी इस एक्सिस के अबाउट ही घुमाएंगे हम इसको, इस सवाल में ऐसे घुमाएंगे। इसकी एंगुलर स्पीड है 100 रेडियन पर सेकेंड, इसको ऐसे घुमाएंगे हम, है ना, सिलेंडर को। इसका मास है 20 kg, मास है 20 kg, और इस सिलेंडर की जो रेडियस है 0.25 मीटर, 0.25 मीटर, इसको 1/4 मीटर लिख देता हूँ, ठीक है, 1/4 मीटर। तो वो एक तो वो कह रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद रोटेशन ऑफ द सिलेंडर, इस सिस्टम की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है और इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ये दो चीज़ें निकालनी है आपको। ठीक है, करेंगे तो आप, मैं बस एक कनेक्शन दे देता हूँ क्या करना है इसमें। ये सीधा फार्मूला बेस्ड है, इस पर ज़्यादा दिमाग खर्च करना ही नहीं है, क्योंकि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो आपको पता होगा, दिमाग चला लो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² नहीं, हाफ i ओमेगा स्क्वायर लगेगा, हाफ mv², m की जगह i और v की जगह ओमेगा आ जाता है। अब ओमेगा तो हमको दे रखा है, आई निकाल लेते हैं पहले। तो आई, तो सिंस हियर का मतलब जैसी शेप जैसी एक्सेस वैसा आई, हर किसी का आई एक जैसा नहीं होता। अब सॉलिड है ये, सॉलिड सिलेंडर, अभी जस्ट पहले वाले में हॉलो सिलेंडर था, तो ये सॉलिड है, तो इसका हाफ mr² होता है इस एक्सेस के अबाउट, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr²। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ हाफ की जगह हाफ, भाई ये कर लोगे, वैसे ये मेरा काम नहीं है, 20 और ये r² 1/4 यानी 1/16, ध्यान रखना r 1/4 था, उसका स्क्वायर 1/16, तो 10/16 हो गया ना, 10/16, और हल्का करना चाहो तो आई हो गया 5/8 kg मीटर स्क्वायर। अभी आपका आई आ गया। अब इसमें मैं क्या बताऊंगा, बताइए, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में सीधा सीधा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगा देना, आई ये रहा, ओमेगा ये रहा, ठीक है, आई ये रहा, ओमेगा वो रहा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर आंसर आ जाएगा। और एल निकालना है, एल आ जाएगा आपका आई ओमेगा, ये भी सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, आई ये रहा आपका, ओमेगा वो रहा, आंसर आपका आ गया। अच्छा, एक चीज़ मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ, क्रॉस वेरिफिकेशन चेक करके देखना। जैसे लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी p²/2m होती थी ना, काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में ये रिलेशन होता था। आप यहाँ वेरीफाई करके देखेंगे तो आपको यहाँ L²/2m रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो आपने यहाँ निकाली है, एंगुलर मोमेंटम जो आपने यहाँ निकाला है 2i, इसमें देखना ये भी वेरीफाई होते हुए दिखेगा। स्क्रीनशॉट मारिए इसका, जब तक मैं अगला सवाल पढ़ता हूँ। अगला नहीं, अगला अभी नहीं करेंगे, एक टॉपिक पढ़ाने के बाद करेंगे। 7.14 करते हैं, 7.14। अब 7.14 एक्सरसाइज का 7.14, ओके। चलो क्या कह रहा है वो, अ रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास इज वाउंड राउंड अ हॉलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। एक हॉलो सिलेंडर है, एक हॉलो, ध्यान रखना हॉलो, अब की बार मैंने ऐसे बना दिया, और इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, इस पर रस्सी बंधी हुई है, साइड व्यू है और रस्सी ऐसे निकल रही है, ठीक है, रस्सी, और ये एक एक्सिस है, और इस ये तो हो गया साइड व्यू, ये तो हो गया साइड व्यू। और इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो हम, यदि कैमरा को मैं इधर ले जाऊं तो, नहीं समझे, तो आपको ये ऐसे दिखेगा, बस रस्सी ऐसे दिखेगी, बस फ्रंट व्यू। लो मैं इसको डेमो करके दिखाता हूँ, तभी समझोगे, मेरे पास है जुगाड़। ये देखिए, ये सिलेंडर है और हॉलो सिलेंडर है, इस पर रस्सी बंधी हुई है, दिख रहा है ना रस्सी। अब यदि मैं रस्सी खींचूंगा तो ये घूमना चालू हो जाएगा,
देखो रस्सी खींचता जा रहा हूँ तो ये घूमना चालू हो गया। सवाल ऐसे ही कुछ है, फिर से ऐसे लपेट देता हूँ, समझिएगा। अब एक फिगर मैंने इसका साइड व्यू बनाया है, देखो साइड व्यू यानी ये वाला साइड से, जैसे मैं आप ऑडियंस हो, व्यूअर हो, तो आपको यहाँ से दिख रहा है, लेकिन यदि मैं इसका एक्सिस कैमरा एंगल चेंज कर दूँ ऐसे, देखो ये, तो अब आपको देखो गौर से देखो, कैमरे के ऐसे सामने रख दूँ तो आपको ये दिख रहा है। अच्छा, यदि मैंने स्टार्टिंग यहाँ से वीडियो ऑन करी होती तो आपको तो पता भी नहीं चलता कि ये सिलेंडर है। अब 2D 3D बनाने में ये दिक्कत हो जाती है, तो ये बनाया मैंने ऐसे है, पर ये है सिलेंडर, देखो सिलेंडर ही तो है। और उसकी एक उसमें अब आप देखिए गौर से, एक धागा लटकते हुए तो दिख रहा है बस, ठीक है। अब इस धागे को हम, अच्छा पहले कंसिडरेशन लिख लेते हैं, रोप का मास लेना नहीं है, सिलेंडर का मास 3 kg है, इसका जो मास, और हॉलो सिलेंडर है ये भी लिख देता हूँ, हॉलो सिलेंडर मास 3 kg, और इसकी जो रेडियस, इससे थोड़ा सा ये हो जाता है ना, ऐसे भी देख रहे हैं, ऐसे भी, इधर से रेडियस इजीली दिख रही है, और वो रेडियस कितनी दे रखी है, सवाल कहाँ गया, 40 सेंटीमीटर रेडियस है, 40 सेंटीमीटर यानी 40/100 मीटर, 40/100 मीटर, 0 से 0 कट गया, 4/10, 2/5 मीटर, ठीक है, 2/5 मीटर। और क्या दे रखा है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इफ रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। हम इसको 30 न्यूटन फोर्स से खींचेंगे, इसको 30 न्यूटन फोर्स से खींचेंगे, ठीक है, 30 न्यूटन फोर्स से खींचेंगे। और कुछ दिया और था, मैं भूल गया क्या दे रखा था, व्हाट इज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसको खींचने पर ऐसे खींच लो, फिगर वही है, बस अलग अलग कैमरा एंगल है बस, ऐसे तो कितना हम अल्फा इसमें जनरेट कर पाएंगे, कितना एंगुलर एक्सेलरेशन जनरेट, यानी ये रहा। देखो आप देखिए, यदि मैं धीमे धीमे खींचता हूँ तो धीमे एक्सेलरेशन, ज़्यादा तेज खींचता हूँ तो काफ़ी अच्छा एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। तो ये डिपेंड करेगा ना मैंने फोर्स कैसी लगाई है, तो फोर्स 30 न्यूटन की लगाई है इस सवाल में, तो अल्फा पूछा है। और उस अल्फा के बाद व्हाट इज द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ द रोप। देखो एंगुलर एक्सेलरेशन तो इसका निकलेगा सिलेंडर का, और ए निकालना है हमें रस्सी का, क्योंकि पार्टिकल का निकालेंगे तो वो तो सबका अलग अलग आएगा। चलो पहले इसको निकालते हैं, फिर समझाऊंगा। एक और कुछ पूछा है, एज्यूम दैट देयर इज नो स्लिपिंग, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आपको अल्फा निकालना है, तो देखिए इस समय ये गंगा, ये जो रेडियस है और रस्सी टेंजेंशियली निकल रही है, रस्सी अभी मैंने डेमो करके दिखाया जिस तरीके से निकलेगी, तो ये रेडियस परपेंडिकुलर होती है, और क्योंकि रस्सी नेग्लिजिबल मास की है तो ये फोर्स हर जगह 30 न्यूटन होगी, 30 30 30 30 30 30 30 30, इवन यहाँ पर भी 30 न्यूटन होगी, यहाँ पर 30 न्यूटन फोर्स होगी। तो अब बताओ ये 30 न्यूटन की फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, उससे कितनी, देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन, कैमरा एंगल एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये जो मैंने एक डंडी सी डाल रखी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के तो काम कर रही है, ये देखो। तो बताइए गंगाधारी शक्तिमान है कि नहीं इसमें, मतलब नहीं समझे। अब मैं यदि टॉर्क निकालता हूँ, टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और भी होते हैं लेकिन फिलहाल हम दुश्मन को देख के ये हथियार चलाएंगे। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स 30 न्यूटन है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर ही है, गंगाधारी शक्तिमान है। ये जो आर है रेडियस, इस फिगर को देखोगे, इसलिए मैंने ये वाला व्यू बनाया, ये वाला, ताकि आप देख सको कि जो रेडियस है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी तो जा रही है बेटा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये तो हो गया काम हमारा, टॉर्क निकल के आ गया। एफ कितना है 30 न्यूटन, और कितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर 2/5, भाई रेडियस 2/5, 5 × 30, 6 दूनी 12, तो टॉर्क आ रहा है 12 न्यूटन मीटर का। पर हमसे कोई टॉर्क थोड़ी नहीं पूछा है, हमसे तो अल्फा पूछा है। फिर सर आपने टॉर्क क्यों निकाला है, टॉर्क क्यों निकाला है, क्योंकि मेरे दिमाग में जो फिजिक्स चल रही है वो चल रही है कि टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। अब आप बताओ, टॉर्क आपने निकाल लिया, अल्फा निकालना है, आई और निकाल लो तभी निकल पाएगा। आई तो अभी पिछले 2 सवालों में हमने चेक किया, तो आई कैसे निकलेगा, इसमें लगेगा ½ mr² फार्मूला। जैसे हर सिचुएशन का वॉल्यूम का फार्मूला आप अलग अलग चुनते हो ना, किसी में 4/3 πr3, किसी में πr²h, वैसे ही सिचुएशन को देख के आई लगता है, क्योंकि हॉलो सिलेंडर है, सॉरी हॉलो सिलेंडर तो mr² लगेगा, हॉलो सिलेंडर mr², हॉलो सिलेंडर mr², गलती, ठीक है ना। m कितना है 3, और r² कितना है, r² करोगे तो 4/25, देखो r का स्क्वायर करोगे तो 2 दूनी 4, ये 25, तो 12/25, ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। हो गया हमारा सवाल। तो देयरफॉर फ्रॉम टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, तो टॉर्क भी हम निकाल चुके हैं 12, आई भी हम निकाल चुके हैं 12/25, अल्फा तो कट गया, अल्फा इक्वल टू आ गया 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
अभी रुको रुको रुको, एक चीज़ और पूछिए, एसेलरेशन रोप का, रस्सी का। अच्छा, जब रस्सी पे फोर्स लगा रहे हैं तो रस्सी एसेलरेटेड भी होगी, तो रस्सी का एसेलरेशन निकालना है। तो रस्सी का एसेलरेशन वही होगा ना जो सिलेंडर के लास्ट पॉइंट जहाँ से वो स्लिप मार रही है, सिलेंडर का जो सबसे लास्ट पॉइंट होगा वही एसेलरेशन होगा इसका। तो आपको लीनियर एसेलरेशन जैसे V = R ओमेगा होता है ना, वैसे ही A = यहाँ कैपिटल R यूज कर रहा हूँ तो ये R अल्फा। किसका एसेलरेशन? जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो घूमते घूमते यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे इसका जो एसेलरेशन होगा वो R अल्फा, R अल्फा, R अल्फा। और ये तो याद ही होगा ना, V = R ओमेगा। इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो V A हो जाएगा, ओमेगा अल्फा हो जाएगा। तो हो गया, अब तो हो गया। A कितना है? वो A तो निकालना है, R 2/5 है और अल्फा हमारा 25 है। तो 5, ये तो 5 बार कट गया 10, तो ये 10 मीटर/सेकंड² से रस्सी नीचे जा रही होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर एक काम करते हैं, एक सवाल और सॉल्व एग्जाम्पल का लेते हैं। वो अपने आप में बढ़िया सवाल है, कंप्लीट सवाल है, ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल में पेज नंबर 171 देखिए, पेज 171। पेज 171 और एग्जाम्पल है 7.15। ये एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज का नहीं है। अब यह सवाल आपको आसान लगेगा। वो कह रहा है अ कॉर्ड ऑफ नेग्लिजिबल मास, फिर से कॉर्ड का नेग्लिजिबल मास इज वाउंड राउंड द रिम ऑफ अ फ्लाई व्हील। बस अंतर ये कि जैसे ये सिलेंडर पे बांध रखा था, अब एक डिस्क ले लीजिए। डिस्क पे आप ऐसे समझिए, सिलेंडर ना होके डिस्क है, बस सिलेंडर ना होके ये डिस्क है, डिस्क पे बांध रखा है मैंने ये, ठीक है। इज बाउंड राउंड द रिम ऑफ अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg। तो अब आप 1 मिनट फिगर समझेंगे। एक डिस्क है, यानी जो मैंने पिछले सवाल में सिलेंडर का फ्रंट व्यू दिखाया था, वो मान लीजिए ये डिस्क, ठीक है। और ये थोड़ा सा फील कराने, इस पे रस्सी बंधी हुई है और रस्सी ऐसे खुलेगी, ऐसे खुलेंगे, इसको ऐसे खींचेंगे, ठीक है। वही फिगर है, यही फिगर है, बस सिलेंडर की जगह क्या है? डिस्क है। बस इतना ध्यान रखिए, सिलेंडर की जगह डिस्क है, ठीक है। मतलब इस टाइप की कोई डिस्क है, ठीक है। सिलेंडर ना होके ये डिस्क है बस। और धागा खुलेगा तो धागे ऐसे है ना, धागे खोल दिए, ऐसे ही घूमेगी, बस इतना अंतर है। ये एक्सेल है, ये एक्सेल, इस एक्सेल पे घूमेगी, ये दिखा रखा है। अब आ जाइए आगे, क्या दे रखा है कि डाटा लिख देता हूँ, मुझे बार बार इधर होना पड़ रहा है, एक बार लिख लेता हूँ। इज बाउंड राउंड द रिम ऑफ अ फ्लाई व्हील ऑफ मास 20 kg। इसका भैंजी का मास है 20 kg, ओके। इसकी रेडियस देखो, ये रेडियस, ये समझ गए होगे, गंगाधरी शक्तिमान है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी काम करेगी। इसलिए रेडियस तो मैं कहीं भी दिखा सकता था, लेकिन मैं जानबूझ के यहीं दिखाई ताकि आप समझ जाओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और रेडियस दे रखी है हमारी 20 सेंटीमीटर, यानी 1/5 मीटर। 20 सेंटीमीटर का मतलब 1/5 मीटर हो गया, ठीक है। और इस पर 25 न्यूटन का स्टडी पुल, मतलब एक कांस्टेंट फोर्स लगाई जा रही है। साफ बोला है उसने, स्टडी पुल, ये नहीं कि जर्क लगा के फोर्स लगा रहे हैं। द फ्लाई व्हील इज माउंटेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल एक्सेल। इसको एक्सेल बोलते हैं, जिसपे मैंने घुमाई थी अभी। जैसे एक्सेल का मतलब होता है जिसपे व्हील घूमते हैं, ये रहा एक्सेल। ये जो मैंने डंडी पकड़ रखी है ना, ये एक्सेल है। और हॉरिजॉन्टल है इस समय, देखो। अब इसको मैं यूं पकड़ लूंगा तो एक्सेल वर्टिकल हो गया, है ना, वर्टिकल हो गया। जैसे पंखे का एक्सेल वर्टिकल होता है, और जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर होते हैं उनके एक्सेल हॉरिजॉन्टल होते हैं। आगे क्या कह रहे हैं वो, ठीक है। द फ्लाई व्हील इज माउंटेड, ठीक है। कंप्यूट द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द व्हील। एक तो हमें इसका अल्फा निकालना है, ठीक है। दूसरा क्या निकालना है? फाइंड द वर्क डन बाय पुल व्हेन 2 मीटर कॉर्ड इज अनवाउंड। पहला ये। दूसरा, व्हेन 2 मीटर कॉर्ड इज अनवाउंड। अनवाउंड मतलब हम इस रस्सी को 2 मीटर नीचे तक खींच लें इसको, तो वर्क डन कितना होगा। तीसरा क्या पूछा है उसने? फाइंड ऑल्सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द व्हील एट दिस पॉइंट। इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। जब 2 मीटर खींच चुके ना, तो वो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। और चौथा है कंपेयर द आंसर बी एंड सी। अच्छा, ए बी सी लिख देता हूँ फिर इन्हें, ये ए, ये बी और ये सी। और डी पूछ रहा है कि बी और सी को कंपेयर करो। करें सवाल को, फटाफट हो जाएगा। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
पिछले सवाल की तरह अपनी आइडियोलॉजी सेट करो। पहले आई निकाल लो, आई हाफ एम आर स्क्वायर। क्यों भाई हाफ क्यों लगेगा? क्योंकि ये डिस्क है। फ्लाईव्हील इज इक्विवेलेंट टू डिस्क, फ्लाईव्हील इज इक्विवेलेंट टू डिस्क। तो पहले इसका आई निकाल लीजिए हाफ, और अब इसका फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर होता है डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट। तो आई की जगह आई, हाफ की जगह हाफ, मास 20 kg और आर स्क्वायर 1/25। तो ये हो गया 25 दूनी 50, आई बराबर 2/5 kg मीटर स्क्वायर। ये तो आई आ गया हमारा, ठीक है। आई पिछले सवाल की तरह वही सिलेंडर का सवाल जो एक्सरसाइज का था, वही चीज़ दिमाग में चलाइए बस। तो आपका आई आ गया, अल्फा निकालना है, टॉर्क और निकालना है, टॉर्क और निकालना है आपको। तो टॉर्क बराबर होता है, इसको मैं बॉक्स मार देता हूँ जरूरत पड़ेगी, टॉर्क बराबर एफ इंटू डी होता है, ठीक है। तो टॉर्क बराबर फोर्स हमारा 25 न्यूटन का, तमीज का फोर्स है 25 न्यूटन, और डी यही डी है, यही आर है, यही डी आर है, तो ये 1/5। तो टॉर्क हमारा कितना हो गया 5 यूनिट का, ठीक है। टॉर्क आ गया हमारा, पहले तो टॉर्क आ गया 5 न्यूटन मीटर। उम्मीद करता हूँ जब पिछला सवाल पढ़ लिया है तो ये भी समझ में आ रहा होगा। फिर क्या लगाएंगे हम, आप लगा दीजिए टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा ऑल्सो। टॉर्क कहता है, ठीक है, टॉर्क के दो कई फॉर्मूले, उनमें से एक ये रहा, एक ये रहा। टॉर्क आप निकाल चुके हो 5 है, आई आपने निकाल चुके हो कितना 2/5 है, इंटू एल्फा जब 25, तो एल्फा हो गया 25/2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एल्फा आ गया निकल के 25/2, 12.5। अब दूसरा क्वेश्चन है, अच्छा इसमें लीनियर एक्सेलरेशन नहीं पूछा इस सवाल में, तो इसलिए नहीं निकाल रहे। पूछता तो क्या करते, ए इक्वल टू आर एल्फा का फिजिक्स लगा के कर देते। अब उसने पूछा है यदि हम इस रस्सी को 2 मीटर ऐसे खींचते चले जाएं, इसको खींचते चले जाएं 2 मीटर तक, है ना, 25 न्यूटन की ताकत लगा के। देखो ताकत लगा रहे हैं नीचे, देखो फोर्स 25 न्यूटन की नीचे लग रही है, ऐसे करके खींचते हुए ला रहे हैं, नहीं फोर्स नीचे, और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, फोर्स कांस्टेंट है। सारी चीज़ें सुनना, फोर्स सवाल में दी हुई है कांस्टेंट, तो फिर हमें लूप लेने की ज़रूरत क्या है, फॉर्मूला लगाइए ना एफ cos थीटा बस। अब मेरा दिल इस फॉर्मूले पे क्यों आया है, मेरा दिल इस फॉर्मूले पे, सर फॉर्मूला तो असली वाला ये होता है ना, हाँ असली वाला ये होता है F.ds, लेकिन जब फोर्स कांस्टेंट है तो फोर्स कांस्टेंट बाहर आ जाती है ना। कांस्टेंट फोर्स के लिए सिंपल फॉर्मूला लगाइए, जब काम आसानी से हो सकता है तो कठिन क्यों करें। कांस्टेंट फोर्स, अब बताइए F कितना है, फोर्स 25 न्यूटन की फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का, सवाल ने बोला है कि 2 मीटर खींचेंगे हम, तो 25 न्यूटन नीचे लगाइए फोर्स, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि cos थीटा इन दोनों के बीच का ही तो एंगल लेना होता है, वो 0 है, क्योंकि दोनों ही नीचे की हो रहे हैं। देखो एक बार और, फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट नीचे, ठीक है, तो वर्क डन आ गया 50 जूल। आ गया आंसर, कितना आसान था। अच्छा इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, हालांकि वो तरीका शायद आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन अच्छे और बुरे लगने के लिए नहीं बता रहा, आपके अंदर मतलब पर्सनैलिटी थोड़ी डायनामिक भी तो होनी चाहिए ना, आपको फिजिक्स में जंग नहीं लगनी चाहिए, एक फॉर्मूला बेचारा नहीं तो कोने में रह जाएगा। देखो हमारे पास एक फॉर्मूला और है वर्क डन निकालने का, टॉर्क थीटा। तो टॉर्क तो आपने निकाल ही लिया ना, कहाँ गया 5, ये भी वर्क डन का फॉर्मूला है, ठीक है, वर्क डन का, यदि टॉर्क कांस्टेंट हो तो। और टॉर्क बताओ कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि टॉर्क है F इंटू डी, ना फोर्स बदल रहा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस बदल रही, तो टॉर्क भी कांस्टेंट है। नहीं तो यहाँ पर भी वर्क डन का फॉर्मूला ये वाला है, लेकिन टॉर्क कांस्टेंट है तो टॉर्क बाहर ले लो, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा ये लगाएंगे। अब इस फॉर्मूले को लगाने के लिए टॉर्क तो है आपके पास, लेकिन थीटा मतलब ये जो डिस्क घूमेगी, रस्सी खींचने पर, है ना, तो कितना थीटा घूमेगी ये, या फिर ऐसे समझिए इसी को डिस्क मान लेना, ठीक है। यदि मैं यहाँ से रस्सी खींचूंगा, जैसे जैसे खींचता जाऊंगा, बताओ ये थीटा बढ़ता जा रहा है, इसका घूमती जा रही है। तो अब देखिए एक छोटी सी बात, बहुत सिंपल, शायद 7th और 8th का बच्चा समझ जाएगा। बताना जब साइकिल का पहिया एक चक्कर पूरा करता है तो कितनी डिस्टेंस आगे बढ़ जाता है, ये बचपन में 7th और 8th में सवाल थे। यदि साइकिल का पहिया एक चक्कर पूरा कर लेगा, ये रहा साइकिल है ना का पहिया, और ये एक चक्कर पूरा कर ले, एक पूरा कंप्लीट रोटेशन, तो कितनी डिस्टेंस, तो ये 2πr आगे आ जाएगा ना, 2πr आगे आ जाएगा, 2πr। तो अब ऐसे समझिए, यदि मैं इसको यूं खोलने लग जाऊं, सुनो, इसको खोलने लग जाऊं, अपनी तरफ से घुमा रहा हूं इसको, देखो मैं घुमा रहा हूं इसको, ठीक है, रुक गया वो,
तो ये धागा खुलता जा रहा है कि नहीं, देखो मैं इसको घुमाता जा रहा हूँ तो धागा देखो नीचे आता जा रहा है ना, जितना ऐसे घुमाऊंगा। तो अब एक सिंपल, बहुत सिंपल फिजिक्स, एक चक्कर में ऐसे पूरा घुमा दूं, एक रोटेशन पूरा घुमा दूं तो कितना धागा खुल जाएगा, एक रोटेशन पूरा घुमा दूं तो 2 पाई आर धागा खुल जाएगा ना, जो इसका पैरामीटर होगा। समझिए, यदि मैं इसको सिर्फ एक रोटेशन पूरा कराऊं, ये ना, और इसको एक चक्कर घुमा दूं यूं ऐसे करके, एक रोटेशन पूरा, तो ये 2 पाई आर धागा खुल गया होगा। ये यहाँ से लेके ये जो धागा खुल गया है, एक चक्कर और खोल दूं तो 2 पाई और खुल जाएगा, है ना। तो वही चीज़, यदि आप ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो तो थीटा पता करने के लिए ये जो मैंने अभी जुगाड़ बताई है वो लगाते हैं। बताइए, यदि मैं इसमें से 2 पाई आर धागा खींच लूं, यानी व्हेन 2 पाई आर मीटर, व्हेन 2 पाई आर मीटर लेंथ या कॉर्ड, व्हेन 2 पाई आर मीटर कॉर्ड इज अनवाउंड, यदि 2 पाई आर लेंथ, यदि इसमें से मैं 2 पाई आर लेंथ खींच लूं, 2 पाई आर लेंथ खींच लूं तो कितना थीटा प्रोड्यूस हुआ, अनबाउंड, देन थीटा इक्वल टू 360 हुआ ना। 2 पाई आर धागा, बस ये लाइन समझ लीजिए, बस 2 पाई आर धागा यानी एक पैरामीटर के बराबर खोलोगे तो वो पूरा एक चक्कर लगा देगा, पूरा एक घूम जाएगा, एक रोटेशन इसका पूरा हो जाएगा 360 डिग्री। लेकिन क्योंकि हम सवाल ऐसा यूनिट में कर रहे हैं तो 360 डिग्री मतलब 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन एक ही बात है ना। अब इसमें केले वाला मेथड लगा देंगे, 10 रुपए के इतने केले तो 2 रुपए के कितने केले, यूनिटरी मेथड। तो जब 2 पाई आर मीटर कॉर्ड खींच दी तो थीटा 2 पाई था, तो इसलिए यदि 1 मीटर खींचते, यही तो होता है यूनिटरी मेथड में, तो थीटा कितना आता, 2 पाई अपॉन 2 पाई आर। 2 पाई आर मीटर पे 2 पाई एंगल बनना है, तो यदि 1 मीटर खींचा होता तो इतना, और हमने खींचा कितना है इस सवाल में, 2 मीटर खींचा है, तो इसलिए यदि 2 मीटर कॉर्ड इज अनबाउंड, 2 मीटर कॉर्ड इज अनबाउंड, तो थीटा इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई आर इंटू 2। तो काट दीजिए, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो थीटा आ रहा है हमारा 2 अपॉन आर, 2 अपॉन आर, जिसमें आर की वैल्यू 1/5 है। देखो आर की वैल्यू 1/5, तो थीटा इक्वल टू आ गया 10 रेडियन। और रेडियन लिखो मत लिखो, रेडियन में छूट है, ये 10 रेडियन। अब आ जाइए, अब लगा दीजिए वो फॉर्मूला जो मैं जिसके लिए ये थीटा निकाला है। बताइए, सिंस वर्क डन इक्वल टू टॉर्क थीटा, टॉर्क थीटा, तो टॉर्क आपका देखो ये रहा 5 यूनिट का टॉर्क है, और थीटा आपने कितना निकाला है 10, आ रहा है ना वर्क डन इक्वल टू 50 जूल। रिश्ता भाई सोच नहीं। अभी आपको थोड़ा अटपटा लगा होगा कि यार ये 2 लाइनों में हो गया, ये इतना लंबा सोचना पड़ा, लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन फंसेंगी जब ये लगेगा ही नहीं, ये लगाना पड़ा, तो आपको आना तो चाहिए ना करना। और इसका जो अगला सवाल है, सच बताऊं तो उसमें आपको थीटा तो फिर भी कैलकुलेट करना पड़ता। देख लीजिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है सी, काइनेटिक एनर्जी निकालो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब दिमाग में पहले ही चला लो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला आपको लगाना है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर लगाना है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आपके पास आई तो है, निकाला था हमने आई, ओमेगा स्क्वायर तो नहीं है ना, कि 2 मीटर खींचते 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 इसका ओमेगा कितना हो जाएगा। तो हम ये लगाएंगे फॉर्मूला, जैसे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, वैसे यहाँ जो फॉर्मूला बन जाता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, अल्फा थीटा। सी क्वेश्चन में एक चीज लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए, एज्यूम दैट द व्हील स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो ये तो 0 ही है ना, ये ओमेगा स्क्वायर 2 अल्फा कितना है, अल्फा निकाला था 25/2, 25/2, और देखो थीटा, जरूरत तो पड़ गई ना थीटा निकालने की, राजी नहीं गैर राजी, तो थीटा हम निकाल के बैठे हुए हैं 10, यानी 2 मीटर खींचने में इतना 10 रेडियन का थीटा प्रोड्यूस हो गया। तो 2 से 2 कट गया, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया 250। ओमेगा निकालने की जरूरत नहीं है, जब पूछा नहीं है तो क्यों निकालने, तो रूट निकालने की जरूरत नहीं है। देयरफॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो उस पॉइंट पे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गई ना, नीचे इनिशियल तो 0 थी काइनेटिक एनर्जी, तो अब बताइए हाफ की जगह हाफ,
आई कितना है 2/5, यहाँ लिखा हुआ है 2/5 और ओमेगा स्क्वायर 250। ठीक है, तो काट दीजिए 5 दूनी 10, 2 से तो काट दीजिए 2, 50 जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 50 जूल आ रही है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 50 जूल। और एक लास्ट क्वेश्चन इसी में ठूस देता हूं, ठीक है, डी। उसने ये बोला है कि बी और सी जो रिजल्ट आए हैं उसको इंटरप्रेट करिए, कंपेयर। बी रिजल्ट आया है वर्क डन 50 जूल, सी आ रहा है फाइनल काइनेटिक एनर्जी 50 जूल। ये बराबर आ रहा है, कोई तुक्का है क्या? नहीं, तुक्का नहीं है। वर्क एनर्जी थ्योरम, ध्यान है, वर्क डन इक्वल टू डेल्टा के ही होता है। वर्क एनर्जी थ्योरम वेरीफाई हो रही है। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब आप बताइए हमारा LHS कितना है? वर्क डन LHS है 50 जूल, है ना। इसका LHS देखिए, LHS वर्क डन कितना आ रहा है? 50 जूल, जो हमने बी में निकाला था। बी में वर्क डन निकाला था। और सी में क्या निकाला है? सी में देखते हैं, बताना। फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल 50 जूल निकालिए, देखो 50 जूल और इनिशियल थी नहीं, ये हमारा सी है। तो बी यानी वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वेरीफाई हो रही है ना थ्योरम? ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। पढ़िए, नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक देखेंगे।